तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इस यूनिट का लास्ट पार्ट, जो कि होने वाला है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन टी। तो लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट में हम लोगों को 4 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है और उनके यूजेस क्या होने वाले हैं। तो ये 4 कंपाउंड्स होने वाले हैं डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन टी। तो हम लोग एक एक करके इस कंपाउंड को कंप्लीट कर लेंगे, पर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बन चुके हैं। तो यहाँ से या तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं या तो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में वही पूछा जाता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सैक्रिन, मतलब इसी का स्ट्रक्चर यूज पूछ लेगा, सैक्रिन का पूछ लिया या डीडीटी का पूछ लिया, फिर से एक बार सैक्रिन का पूछा गया था। ऐसे ही क्लोरामाइन टी और बीएचसी का भी पूछा जा सकता है। और 7 मार्क्स में क्या करते हैं कि कंपाइल कर देते हैं, 3 कंपाउंड दे दिए, उन तीनों के स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में पूछ लेते हैं। इस तरीके से देख लीजिए कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बीएचसी एंड क्लोरामाइन टी। एक बार पूछा गया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रिन, बीएचसी एंड क्लोरामाइन। तो ऐसे अलग अलग करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ से, तो ये इसको भी देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा सबसे पहला कंपाउंड, जो कि होने वाला है डीडीटी। डीडीटी स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो जो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, कई बार जो वाइवा वगैरह होता है हम लोगों का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म बता दो या स्ट्रक्चर बता दो या 2 यूजेस बता दो, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक। और ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। और हाँ, मैं एक तरीका बताने को सोच रही हूँ कि मतलब आप लोग कैसे कोई स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। तो तरीका बहुत ही सिंपल सा है, ये तरीका मैंने खुद भी फॉलो किया है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर जैसे कोई स्ट्रक्चर याद करना है, अभी तो फ़िलहाल जैसे बहुत कम कंपाउंड्स हैं, बट जब मेडिसिनल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हर एक यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे ड्रग्स होंगी, जिनका हमको स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर याद करने में बहुत मतलब किचपिच हो जाती है। तो मैंने एक तरीका ऐसे सोचा कि इस तरीके से अगर याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो वो तरीका ये है कि जब भी स्ट्रक्चर बनाएं, वो स्ट्रक्चर जितनी बार ड्रॉ करें, तो जैसे मैंने पहली बार अगर मैंने पहले बेंजीन रिंग बना दिया है, दोनों बेंजीन रिंग्स को बनाया है, फिर क्लोरीन लगा दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अटैच किया कार्बन और उससे हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन अटैच होगा इस पे मैंने 3 क्लोरीन ऐड कर दिया। तो अगर मैं दोबारा से सेम स्ट्रक्चर रिपीट करने जा रही हूँ, तो फिर मैं वैसे ही बनाऊँगी जैसे मैंने पहले क्या बनाया था, बेंजीन रिंग को बनाया था। तो मैं अगली बार भी जब मैं इसको याद करने की कोशिश करूँगी ड्रॉ करके, तो मैं फिर से उसी तरीके से कि मैंने जब पहले बेंजीन रिंग पहले दोनों बनाई थी, फिर उस पर क्लोरीन लगाया था, तो मैं यही चीज़ इसी पैटर्न में बार बार याद करूँगी कि पहले बेंजीन रिंग बनेगी, फिर क्लोरीन बनेगा, दोनों पे लगेगा, उसके बाद यहाँ पे CH आ जाएगा और यहाँ से CCl3 आ जाएगा। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि हमारे माइंड को ज़्यादा दिमाग मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है, और उसको बस एक ब्लूप्रिंट मिल गया है कि हमको ये रिंग बनानी है, फिर उसके बाद CH है, फिर CCl3 है, तो वो इस तरीके से आसानी से याद कर लेता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आइए देख लेते हैं कि क्यों इसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पार्ट है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। CH है और CCl3 है, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, एक कार्बन और 2 कार्बन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH है, C है, और इस कार्बन से 2 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक। तो अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं, और 2 कार्बन होता है तो एथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका जो पूरा नाम है, एक मिनट मैं नाम लिख लेती हूँ,
ये है इसका नाम। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट पार्ट दिखाया है कि इथेन क्यों बोला जा रहा है। इथेन इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन के पार्ट्स मतलब 2 कार्बन्स लगे हुए हैं, या इस स्ट्रक्चर में भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक, ट्राईक्लोरो क्यों आया, यहाँ पे इस कार्बन पे देखेंगे तो 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये ट्राईक्लोरो हो गया। और डाइफेनाइल, फेनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ये हो गया फिनाइल ग्रुप। बहुत लोग बोलेंगे इसको तो बेंजिल ग्रुप बोला जाएगा, तो नहीं, बेंजिल ग्रुप ऐसा होता है। ये है बेंजिल ग्रुप और ये है फिनाइल ग्रुप। ठीक, तो डाइफिनाइल का क्या मतलब है कि क्योंकि 2 रिंग्स लगी हुई हैं, 2 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं, 1 और 2, तो 2 फिनाइल रिंग हैं और उन दोनों पे एक एक क्लोरीन है, इसलिए डाईक्लोरो बोला गया है। डाईक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राईक्लोरो, इथेन। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा अब। और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे याद करने वाली हैं, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C14H9Cl5, तो यहाँ हम काउंट भी कर सकते हैं कार्बन्स को कि कहाँ से C14 आया है। 6 कार्बन इसमें हो गए, 6 कार्बन इसमें, 6 6 12 हो गए, 13 और 14 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है, एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन हो गए और 3 क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन इधर, तो 5 क्लोरीन हो गए। तो इस तरीके से हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका IUPAC नेम होता है 111 ट्राईक्लोरो 22 बिस 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है कि 2 पैरा क्लोरोफिनाइल रिंग्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको हम लोग सेंट्रल कार्बन अगर मान लें, तो यहाँ से 2 पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। पैरा क्लोरोफिनाइल ग्रुप मतलब कि ये जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसकी जो पैरा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन ग्रुप। तो वही बोल रहा है कि जो सेंट्रल कार्बन है उसके जो पैरा पोजीशन है, सेंट्रल कार्बन से 2 फिनाइल रिंग्स अटैच हैं जिसकी पैरा पोजीशन में क्लोरीन लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एन ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप इज ऑल्सो अटैच टू द सेंट्रल कार्बन। और यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये वाला पार्ट जो है ट्राईक्लोरो मिथेन हो गया, ये भी इस सेंट्रल कार्बन से अटैच्ड है। तो मतलब 2 फिनाइल ग्रुप जिस पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है और एक ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप इस सेंट्रल कार्बन से अटैच है DDT के स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ दिखा भी दी है कि पैरा क्लोरो किसको बोल रहे हैं, पैरा क्लोरो ग्रुप इसको बोल रहे हैं जहाँ पे ये फिनाइल रिंग थी और इसकी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन एटम लगा है, और ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप इसको बोल रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे का पार्ट। तो आइए अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाली हैं। तो DDT इज़ अ कलरलेस, ऑडियोलेस एंड टेस्टलेस कंपाउंड एंड इट इज़ हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये क्या बता रहा है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये कलरलेस है, ऑडियोलेस मतलब इसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस कंपाउंड है। और दूसरा पॉइंट है कि इट इज़ हाईली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब जो वाटर से दूर रहना चाहे, वाटर में मिले ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर। और फिर तीसरा पॉइंट है इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है इस वजह से ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, और सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें ये आसानी से घुल जाता है, बट वाटर में ये नहीं घुलता है। और उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका यूजेज, देख लेते हैं क्या होने वाले हैं। DDT वॉज यूज एज अ पोटेंट इंसेक्टिसाइड। तो क्या बता रहा है कि पहले के टाइम में DDT को हम लोग एक इंसेक्टिसाइड की तरीके से यूज करते थे। कई सारे इंसेक्ट्स को ये किल करने की पावर रखता था। इट वॉज मेनली यूज टू कंट्रोल डिजीजेज लाइक मलेरिया, टाइफस, एंड
एक्सेट्रा। तो ये क्या करता था, ये कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स को मार देता था, जैसे कि जो मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, तो सारे मॉस्किटोज को ये किल कर देता, तो उसमें एनोफिलीज भी किल हो जाता था। इट वॉज अप्लाइड ऑन फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट। तो कई सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं और पेस्ट होते हैं, वो जो है हमारी जो क्रॉप होती है या फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। कई सारे ऐसे भिंडी वगैरह पे देखेंगे, उनके पत्ते को खाने वाले कीड़े आते हैं, और कैबेज को खा लेते हैं कुछ कीड़े होते हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले जो पेस्ट होते थे या इंसेक्ट्स होते थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये डीडीटी का यूज़ किया जाता था। इसको छिड़क देने से क्या होता था कि वो या तो किल हो जाते थे या तो वो आते ही नहीं थे। और इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है कि जो बेकार हार्मफुल वाले पेस्ट वगैरह हो, इंसेक्ट वगैरह हो या जो कुछ भी हो, उसमें उसको किल कर देते थे। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन शैम्पू, लोशंस टू ट्रीट ह्यूमन पैरासाइट्स लाइक लीस। तो बहुत सारे लोगों को जुएँ भी होंगी, तो ये उसको भी किल करने का काम करता था। तो इसलिए इसको शैम्पू में और लोशंस में भी यूज़ किया जाता था, जो कि पैरासाइट्स को किल कर सके। इंडिया बैंड डीडीटी। इंडिया बैंड द एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ डीडीटी सिंस 1972। तो इंडिया में जो डीडीटी है वो बैन कर दिया गया है। इसके कई सारे रीजंस थे, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, जिसमें क्या था कि एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमारे अर्थ में इसको जैसे अगर डीडीटी को जिस फॉर्म में डालेंगे वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा और वो वैसे के वैसा पड़ा रहेगा, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, उसी तरीके से ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और जो एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, हम सब के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। इट गेट एक्यूमुलेटेड इन इन्वायरमेंट। ये जो है इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि ये ऐसा जैसे था वैसे का वैसा रह जाता है, इस वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट में वैसे के वैसा पड़ा रह जाता है। तो इसीलिए ये एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसकी फॉर्म चेंज ही नहीं हो रही है, वो डिग्रेडेड हो नहीं रहा है, बनाए जा रहे हैं डीडीटी, तो वो सिर्फ इकट्ठा ही तो हो रहा है, तो बढ़ता जाएगा। एंड इट कॉजेज कैंसर। तो डीडीटी जो है वो कैंसरस है, तो ये कैंसर भी कॉज करता है। तो यही कुछ ऐसे मायने थे जिसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, इसके यूज़ को। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड, जो कि होने वाला है सैकरिन। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, कुछ ये शुगर से रिलेटेड है। तो आइए अब आगे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, पर उसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में एक तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और दूसरी एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है। 5 कैसे हुआ, ये बेंजीन रिंग अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ही एटम लगे हुए हैं। तो ये जो रिंग है ये हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? हेट्रोसाइक्लिक वो इसलिए है क्योंकि अगर सिर्फ कार्बन एटम से, जैसे ये बेंजीन है, तो ये होमोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो सेंट्रल एटम्स हैं ये सारे ही कार्बन हैं। बट जो ये वाली रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक तो ये अलग एटम आ गया है सल्फर और दूसरा एटम आ गया है नाइट्रोजन। तो ये हैं अलग एटम्स, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाती है। तो वो देख लेते हैं। पहली पोजीशन पे प्रेजेंट है सल्फर, जिससे जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन एटम। फिर दूसरा एटम है नाइट्रोजन, उससे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन लगा है जिससे लगा है एक ऑक्सीजन एटम। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है C7H5NO3S, और इसका IUPAC नेम है 2H2 बेंजोथायाजोल 113 ट्रायोन। तो अब इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें वही लिखा है कि सैक्रिन इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होने की वजह से इसीलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया गया है।
एरोमेटिक इसलिए क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, और द बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड विद आइसोथायाजोल रिंग। तो यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है उसको आइसोथायाजोल बोलते हैं। ये है असली आइसोथायाजोल रिंग जो होती है, बट जो सैक्रिन के अंदर प्रेजेंट है उसमें क्या है, उसकी जो वैलेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए और उस पर डिफरेंट एटम्स का सब्सटीट्यूशन करने के लिए यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड्स है इसको ब्रेक कर दिया गया है। और जैसे कि ये सल्फर है, यहाँ पे जो है 2 ऑक्सीजन एटम लगा दिए गए हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया गया था, और इस कार्बन से 1 ऑक्सीजन एटम लगा दिया गया, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके इधर एक बेंजीन रिंग लगा दी गई है। एक बार मैं फिर से स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आइसोथायाजोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे S होता है, यहाँ पे N होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है। तो यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ तो यहाँ से लग गई ये बेंजीन रिंग, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, इधर कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन ने बना लिया एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और सल्फर जो है उसकी डिफरेंट वैलेंसीज होती है, इसके पास जो है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इसने यहाँ पे अपनी 6 वैलेंसी को शो किया है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है सल्फर अपनी 6 वैलेंसी वाले फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि आइसोथायाजोल रिंग में क्या है कि जो पोजीशन 3 है वहाँ पे वो है कार्बोनिल ग्रुप की। कैसे, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सल्फर है इसको हम लोग पोजीशन 1 बोलते हैं। तो ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो थर्ड पोजीशन आ गई कार्बोनिल एटम, कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। तो ये है कार्बोनिल ग्रुप, वही वो वहाँ पे थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। एंड द सल्फर एट पोजीशन 1 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी कि जो पहली पोजीशन पे प्रेजेंट है हमारा सल्फर, उसके पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। प्रॉपर्टीज, सैक्रिन इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्वीटनर का काम करता है। कई सारे कंपाउंड्स में हम लोग जो शुगर के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके तौर पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर बोला गया है। और इट इज़ 300 to 400 टाइम्स मोर स्वीट दैन टेबल शुगर। तो जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं शुगर को, उससे 300-400 गुना ज़्यादा स्वीट होता है ये सैक्रिन। इट इज़ हीट स्टेबल एंड इट इज़ इनर्ट इन नेचर। तो एक तो ये हीट स्टेबल होता है, दूसरा इनर्ट होता है। इनर्ट का क्या मतलब हुआ कि ये किसी भी कंपाउंड में अगर ऐड किया गया है तो उसके अंदर किसी दूसरे जो है कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा। अगर रिएक्ट कर गया तो समझ लो कि वो पूरा जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो पूरा प्रोडक्ट ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सपोज़ हम लोग इसको सिरप में यूज़ कर लिए इस सैक्रिन को, और वो रिएक्ट कर गया चाहे उस सिरप में यूज़ किए जाने वाले किसी कंपाउंड के साथ, मतलब कोई ड्रग हो गई, कोई एक्सिपिएंट हो गया, उसके साथ रिएक्ट कर लिया, या कंटेनर के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, तब तो पूरा सिरप खराब हो जाएगा। लेकिन इसकी ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये इनर्ट नेचर का होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। यूजेज, तो यूजेज में क्या है कि इट इज़ यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसको मैंने पहले ही बता दिया है। इट प्रोवाइड स्वीटनेस विदाउट एडिंग कैलोरीज। तो कई सारे लोग डाइट करते हैं तो ये कैलोरीज को ऐड नहीं करता है बट स्वीटनेस को प्रॉपरली प्रोवाइड करता है, तो ये इसकी अच्छाई है भाई, यूज़ किया जाना चाहिए। बट ये जितना अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में, यूजेस पढ़ने में अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ये कैंसरस भी है और ये बिटर आफ्टर टेस्ट भी देता है। तो इस चीज़ को इसीलिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। भाई कोई भी चीज़ है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है वो नेचुरल के बराबर तो नहीं हो सकती ना, तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आएंगे हमारे ह्यूमन बॉडी पे। तो नेक्स्ट है इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव फॉर द शुगर फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो हाँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो ये ग्लूकोज इसमें है नहीं, इस वजह से ये जो है हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये शुगर वाला काम करेगी नहीं, तो
इस वजह से मतलब ग्लूकोज यहाँ ऐड ही नहीं होंगे, ग्लूकोज नहीं ऐड होंगे तो इंसुलिन वाली प्रॉब्लम तो बाईपास हो गई। और उसके बाद इट इज़ एडेड इन डेंटल प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट, च्युइंग गम टू प्रोवाइड स्वीटनेस विदाउट कॉजिंग टूथ डिके। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, जब हम लोग ब्रश करते हैं या च्युइंग गम खाते हैं तो स्वीट टेस्ट आता है। जैसे डॉक्टर लोग, हाँ एक बात ये कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमें ब्रश करके सोना चाहिए जिससे हमारे दांत खराब ना हो। और फिर वही डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए सोने से पहले। तो लेकिन जो टूथपेस्ट होता है उसमें हम लोग ध्यान दिए होंगे तो वो स्वीट होता है, टेस्ट में मीठा मीठा लगता है, जब ब्रश करो तो मीठा लगता है। तो क्योंकि वो फिर लास्ट चीज़ होगी, हम लोग ब्रश करके सो जाते हैं तो वो भी तो मीठा है, लेकिन उसमें ये दूसरी शुगर जो कि सैक्रिन यूज़ की जाती है जो टूथ डिके नहीं कराता है, इसकी वजह से दांत नहीं खराब होते हैं। इस वजह से इसको हम लोग अच्छा प्रोडक्ट की तरह यूज़ करते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर। और लास्ट है इट इज़ यूज इन सिरप सम टैबलेट्स टू मास्क द बिटर टेस्ट। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग जो है सिरप्स में और जो है टैबलेट्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है बिटर टेस्ट जो होता है, किसी किसी ड्रग का बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट होता है तो उसको मास्क करने के लिए, क्योंकि ये 300-400 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है, हम लोग नॉर्मल शुगर को ना यूज़ करके इसको इसीलिए यूज़ करते हैं जिससे उस ड्रग की कड़वाहट दूर हो जाए। तो अब आ जाते हैं थर्ड कंपाउंड के पास जो कि है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, क्यों? तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा बेंजीन। यहाँ मैंने हाइड्रोजन को शो किया है, यहाँ पे ये हो गया बेंजीन। अब यहाँ पे 3 Cl2 ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाए जो कि ओवरऑल बन जाएगा 6 क्लोरीन एटम। तो ये हो गया हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब कुछ महानुभावों से निवेदन है कि प्लीज़ इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना, ये नहीं कि नाम में बेंजीन हेक्साक्लोराइड है तो हम ये बना के चले आएँ, ऐसा कुछ। ये रहा बेंजीन, ये हो गया क्लोरीन, लो भैया बन गया ताज़ा ताज़ा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। वहीं पे एग्जामिनर काट के फेंक देगा कॉपी, क्योंकि यहाँ पे बुक्स में भी ऐसे बताया नहीं गया है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होने वाला है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। मैं दिखा दे रही हूँ, ये होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो वैसे के वैसे है, वो कहीं नहीं गया है भाई। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं हम लोग कि अच्छे से स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इस बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह पे आएगा क्लोरीन यहाँ पे। ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन आके जुड़ गया, फिर हम ये क्यों बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बनाते। तो ये है इसका स्ट्रक्चर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। और नाम भले इसको रख दिए साइंटिस्ट लोग बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बट जो हमारा बेस है, ये बेस है ना, ये जो रिंग है ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको भूलना नहीं है। और अब देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 एंड Cl6। उसके बाद IUPAC नेम क्या होने वाला है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सा मतलब 6 होता है, 6वें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 6 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और किस कंपाउंड के ऊपर लगा है तो वो है साइक्लोहेक्सेन। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। द बेस स्ट्रक्चर इज साइक्लोहेक्सेन, पहले ही बता दिया मैंने। फिर ईच कार्बन इन द रिंग हैव 1 क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन एटम। तो जो कार्बन है, जैसे कि इस रिंग में साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो हेक्सा मतलब क्या होता है 6, तो 6 कार्बन है और 6 कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसीलिए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन ग्रुप इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं।
और प्रिपरेशन का भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। प्रिपरेशन में क्या होता है, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। बेंजीन में जब क्लोरीनेशन रिएक्शन कराई जाती है यूवी रेज की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं डबल बॉन्ड्स, ये ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन के बगल जा जाके क्लोरीन लग जाता है और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बट ये ऐसे रिप्रेजेंट इस तरीके से नहीं करके हम लोग इस तरीके से करते हैं, और साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि भाई बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, बट हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप लोग बुद्धिमान हो, मुझे पता है। तो यहाँ पे है भाई, है हाइड्रोजन। आगे देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। इट इज़ अ वाइट और ग्रे क्रिस्टलिन सॉलिड। तो या तो ये वाइट कलर में हो सकता है या ग्रे कलर में हो सकता है। क्रिस्टलिन सॉलिड है। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो वही है इसका, फिर से वही कि ये वाटर में सॉल्यूबल तो नहीं है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है आराम से। और यूजेस में देख लेते हैं, इट इज़ यूज इन शैम्पू टू ट्रीट लीस एंड स्केबीज। तो बहुत सारे लोगों को, जो लोग नहीं नहाते हैं, उन लोगों के बाल में हो जाती हैं जुएँ और या फिर खुजली होने लगती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो जिसके जिसके बाल में है शैम्पू खोजो जिसमें BHC पाया जाता है, सब जल्दी जल्दी सही हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। इसको पेस्टिसाइड के भी रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फूड क्रॉप एंड सीड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड के तौर पे, और जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर लेता है ये बहुत आसानी से। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन स्किन डिजीजेज लाइक इचिंग, एक्जिमा एक्सेट्रा। तो कई सारे स्किन डिजीजेज हो जाती हैं जिसमें बहुत खुजली होती है हाथ में, पैर में, स्किन में मतलब, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें ट्रीट भी कर सकता है। अब लास्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है क्लोरामाइन। तो क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर सबसे आसान है। जो क्लास का सबसे बेकार बच्चा होता है ना, उसको भी क्लोरामाइन का स्ट्रक्चर याद रहता है। तो देख लो, ये है यहाँ पे अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है NH3 का, उसी में से एक हाइड्रोजन को हटा दिए और एक क्लोरीन को ला के रख दिए, बस बन गया हमारा क्लोरामीन। अब इसका हम लोग वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो NH2Cl, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसका IUPAC नेम वही है, मोनोक्लोरोअमीन। और स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि 1 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। बहुत ही आसान सा रहा इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन क्या है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे ये है अमोनिया और ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ से बन गया हमारा क्लोरामीन और उसके साथ निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज। इट इज़ अनस्टेबल कलरलेस लिक्विड। तो ये एक तो ये लिक्विड है और सारे सॉलिड्स थे, तो ये कलरलेस है और अनस्टेबल भी है। इट इज़ रेडियली सॉल्यूबल इन वाटर एंड ईथर। तो ये ईथर और वाटर में सॉल्यूबल है, बट इट इज़ लेस सॉल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अभी तक जितने कंपाउंड्स हम लोग देख रहे थे वो वाटर में सॉल्यूबल ना होके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें सॉल्यूबल थे, बट जो हमारा क्लोरामाइन है वो थोड़ा अलग है, तो इसलिए वो वाटर में सॉल्यूबल है और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल नहीं है। और इसका हम लोग यूजेस देख लेते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। तो पानी को भी साफ़ किया जाता है, सबको पता होगा। तो उसके लिए मेजरली हम लोग सुने होंगे कि क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, बट जो हमारा क्लोरामाइन होता है वो भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल अगेंस्ट लाइट व्हेन कंपेयर टू क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है वो जो सनलाइट होती है उसमें स्टेबल नहीं होता, वो बहुत रिएक्ट करता है, बट ये जो है थोड़ा उसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है और सनलाइट में ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज्ड एज ब्लीच। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। It is used for the sanitization of equipments and surfaces.
एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट। तो ये रहे इसके सारे यूजेस। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है, ब्लीच की तरह यूज़ किया जा सकता है, जो कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनका सैनिटाइजेशन इसके हेल्प से कर सकते हैं, सरफेसेस को क्लीन कर सकते हैं। एक तो ये डिसइंफेक्टेंट है भी, और उसके साथ ये स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसका भी डिसइंफेक्टेंट के तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो उसको भी ये क्लीन कर देता है। तो ये रहा हमारा 4 का 4 टॉपिक कंप्लीट हो गया। साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी ये पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा और आप लोग अब तक ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड भी कर चुके हैं और ज्वाइन भी कर चुके होंगे हमारा उमंग बैच। अगर जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा उमंग बैच, और मेरा कूपन कोड है साक्षी मैम। आप लोग जल्दी से जल्दी ये कूपन कोड अप्लाई करके उमंग बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और मिलते हैं फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।